हमारे देश हिंदुस्तान में किसी भी रिश्ते को बहुत कदर दिया जाता है और लोग उस रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन आज एक रिश्ते के साथ इस तरह का खेल खेला जाता है, जब लोग इसके बारे में सुनते हैं तो किसी के कानों पर यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आप सबको भी हैरान कर देने वाली है। इस घटनाक्रम को जानने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है बरेली, और इसी बरेली के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नवाबगंज, और इसी नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लावाखेड़ा। इसी लावाखेड़ा गांव का रहने वाला है परमानंद, जो कि पेशे से एक किसान है। परमानंद के पत्नी का नाम है परमीला। परमानंद के कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। परमानंद 3 बेटियों की तो शादी कर चुका है और 2 बेटों का शादी नहीं किया है। उनमें से बड़े बेटे का नाम है मनोज और छोटे बेटे का नाम है विशाल। मनोज और विशाल दोनों भाई अपने पिता के साथ किसानी का ही काम करते हैं। इधर मनोज ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन मनोज जो है देखने में काफ़ी सुंदर है और सीधा शांत है। इधर मनोज जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो उसके बाद से उसके पिता परमानंद जो होते हैं अपने बेटे मनोज की शादी जो है गीता से कर देते हैं। गीता जो कि बहेड़ी थाना के अंतर्गत फड़ीपुर गांव की रहने वाली होती है। गीता जो कि देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है। इधर जैसे ही मनोज की शादी गीता से होती है, मनोज गीता को लेकर के अपने घर जाता है और गीता की खूबसूरती देख करके वो दीवाना हो जाता है। मनोज इस तरह से गीता के साथ अब रहने लगता है कि गीता को छोड़ करके वो एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं जाता है। और इसी दौरान जो है मनोज अब कहीं काम धंधा भी नहीं करता है, वो गीता के साथ ही रहता है। इधर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है तो मनोज की पत्नी जो होती है गीता, वो एक बेटे को जन्म दे देती है। जब मनोज को एक बेटा हो जाता है, इधर जैसे ही मनोज का बेटा इस दुनिया में आता है तो मनोज के पिता मनोज के ऊपर अब काम करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम किसी शहर में चले जाओ और कोई काम करो। इधर जैसे ही मनोज के पिता अपने बेटे मनोज को समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं मनोज को भी अपने पिता की बात समझ आ जाती है और फिर मनोज जो है उधम सिंह नगर में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। और मनोज को वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम भी मिल जाता है, और जैसे ही फैक्ट्री में मनोज को काम मिलता है, मनोज वहीं पर शांति नगर कॉलोनी में एक किराए का फ्लैट ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। इधर समय बेहतर तरीके से चल रहा होता है। बात कर रहा हूँ मैं 27 जुलाई के शाम के करीब 7 बजे के आसपास परमानंद अपने ही बाइक पर अपने बहू को बैठा करके मिलगंज के लिए निकलता है। लेकिन कुछ देर रात बीत जाती है, वो वापस लौट करके अपने घर नहीं आता है। परमानंद का जो छोटा बेटा विशाल होता है वो अपने भाभी के नंबर पर फोन करता है, पर अब गीता का नंबर जो है वो स्विच ऑफ बताने लगता है। इधर विशाल देखते ही देखते कई बार फोन लगाता है अपने भाभी गीता के नंबर पर, लेकिन नंबर कभी खुलता ही नहीं है। इधर देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद भी परमानंद अपने बहू को लेकर के अपने घर वापस नहीं आता है, तो उसका छोटा बेटा जो होता है विशाल, वो अपने कुछ जानने वालों को लेकर के साथ में नज़दीकी थाने में चला जाता है और इसी नवाबगंज थाने में अपने भाभी और अपने पिता के खिलाफ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। इधर नवाबगंज थाने की पुलिस जो होती है वो रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही पुलिस गीता के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन फिर भी गीता का नंबर जो होता है वो बंद ही बताता है। फिर पुलिस जो है उन दोनों को तमाम ढूंढने की कोशिश करती है, बावजूद उन दोनों का कहीं पता नहीं चलता है। इधर देखते ही देखते लगभग 20 दिनों का समय गुजर जाता है। आखिरकार 20 दिन के बाद फिर से पुलिस एक बार गीता के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन इस बार नंबर जो है वो लग जाता है और गीता फ़ोन भी उठाती है
और पुलिस गीता से पूछताछ करती है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। तो गीता पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हम दिल्ली में हैं। फिर दिल्ली की जैसे ही एड्रेस गीता देती है, इसके बाद से गीता फ़ोन काट देती है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। फिर पुलिस अगले दिन गीता के उसी नंबर पर कॉल करती है। फिर गीता फ़ोन तो उठा लेती है, लेकिन इस बार गीता जो है अपना एड्रेस हरियाणा की बताती है और एड्रेस हरियाणा बता करके गीता फिर से फ़ोन को काट देती है और फिर पुलिस ट्राई करती है तो गीता का नंबर जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। इधर पुलिस को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार गीता ऐसा क्यों कर रही है और गीता झूठ क्यों बोल रही है। फिर पुलिस जो है गीता की सारी सच्चाई जानने के लिए उसके नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और साथ ही साथ उसका लोकेशन भी निकालती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि गीता जो है मीरगंज थाने के अंतर्गत ही उसका लोकेशन बताता है और फिर पुलिस को समझ आ जाती है कि गीता झूठ बोल रही है। इधर पुलिस जैसे ही कॉल डिटेल खंगालती है तो आखिरकार उसमें से एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस नंबर पर गीता जो है सबसे ज्यादा बात की हुई होती है। फिर पुलिस उस नंबर को खंगालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर गीता की बड़ी बहन ललिता की है। फिर पुलिस जो है ललिता के घर चली जाती है। ललिता जो है मीरगंज के ही रहने वाली होती है। ललिता के पति का नाम होता है प्रमोद। फिर पुलिस ललिता और प्रमोद को भी अपने साथ में लेकर के थाने आती है और उन दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करने लगती है। इधर जैसे ही पुलिस ललिता के ऊपर दबाव बनाती है, आखिरकार दबाव में आकर के ललिता गीता का एड्रेस बता देती है और गीता जो है मिलगंज में ही एक किराए का रूम लेकर के रह रही होती है। फिर इधर पुलिस को जैसे ही गीता का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ गीता के रूम पर पहुंच जाती है और गीता तो वहां पर पुलिस को मिलती है। साथ ही साथ एक और व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम होता है रामचंद्र मौर्य। रामचंद्र मौर्य जो मिलगंज का ही रहने वाला होता है। फिर पुलिस जो है उन दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने में लेकर के आती है और थाने में लाने के बाद फिर पुलिस जो है गीता से उसके ससुर के बारे में पूछताछ करती है। फिर गीता पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल उनको हम दोनों ने मिल करके इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है। लेकिन गीता जब इसकी सारी सच्चाई बताती है तो जो कोई भी सुनता है शर्म के मारे उसका सर नीचे झुक जाता है। गीता जो है फरीदपुर की रहने वाली होती है। गीता के पिता का नाम होता है गंगाराम। गंगाराम जो है पेशे से वो भी किसान हैं। गंगाराम के भी कुल 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 बेटियां और 2 बेटे। गंगाराम अपने बड़ी बेटी का शादी कर चुके हैं और दूसरी बेटी जो है वो गीता ही है। इधर जो गीता होती है वो पेशे से लड़का तो नहीं है, पर लड़कों जैसे ही बर्ताव करती थी। गीता जो है वो लड़कों जैसे ही बाल कटाती थी और लड़कों जैसे ही पहनावा पहनती थी। इधर गीता बाइक भी चला लेती है और घर में जो ट्रैक्टर होते हैं गीता ट्रैक्टरों को भी चला लेती थी। इधर गीता जो है जैसे ही अपने घर का बाइक निकालती थी चलाने के लिए तो गांव के कुछ लड़कों के साथ गीता जो है रेस लगाती थी। इधर देखते ही देखते गीता जैसे ही जमाने की दहलीज पर कदम रखती है तो गीता के शरीर में कुछ ऐसा निखार आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत गीता लगने लगती है और गांव के लड़कों को गीता अपने अंगुलियों पर नचाने लगती है। लेकिन इधर जो भी लड़का गीता के पीछे पड़ता उस लड़के को भी फायदा होने लगता है। इधर जो भी इच्छा रखता वो लड़का गीता कहीं न कहीं उन लड़कों की इच्छा पूरी करने लगती है। लेकिन इधर कुछ दिनों का और समय गुजरता है। आखिरकार गंगाराम को अपनी बेटी की सच्चाई मालूम चल जाता है। इधर गंगाराम अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश करता, बावजूद गीता जो है अपने पिता की बात नहीं मानती है। फिर गंगाराम एक लड़के की तलाश करने लगते हैं गीता की शादी करने के लिए। आखिरकार गंगाराम की ये तलाश जो है लावाखेड़ा गांव में जाकर के ख़त्म होती है। वहां पर मनोज जो है मिल जाता है गंगाराम को। इधर गंगाराम को जैसे ही मनोज मिल जाता है, गंगाराम आनंद फानन में अपनी बेटी गीता की शादी मनोज से कर देता है। इधर मनोज को जैसे ही गीता मिलती है और गीता के साथ शादी होने के बाद मनोज गीता को लेकर के अपने घर जाता है तो खूब सुंदर पत्नी पा करके मनोज भी काफ़ी खुश हो जाता है। इधर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार गीता जब एक बच्चे की मां बन जाती है तो मनोज के पिता जो परमानंद होते हैं
वो कहीं न कहीं अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कहीं पर नौकरी कर लो। इधर जब मनोज उधम सिंह नगर में नौकरी करने के लिए आता है, मनोज को उधम सिंह नगर में नौकरी तो मिल जाता है, फिर से मनोज वहीं पर एक किराए का रूम लेकर के रहने लगता है। इधर जैसे ही रात होता है, मनोज जो है कहीं न कहीं अपने पत्नी के बगैर नहीं रह पाता है और सेम इसी तरह का हाल जो है गीता का होता है घर में। गीता दिन भर तो किसी तरह से अपने बच्चे और काम धंधे में अपना समय तो गुजार देती है, लेकिन जब रात का समय होता है, जब गीता अपने बेड पर जाती है तो अपने पति की तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने पति से मिलने के लिए गीता जो है वो बेचैन रहती है। इधर परमानंद जैसे ही अपने बहू को बेचैनी को देखता है, वो कहीं न कहीं समझ जाता है और फिर परमानंद अपने बहू से बातचीत करते ही दौरान कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिसे सुनकर के गीता भी कहीं न कहीं अपने ससुर की भावनाओं को समझ जाती है कि उसके ससुर जो हैं परमानंद, वो गीता के करीब आना चाहते हैं। इधर गीता जो होती है वो शुरू से ही सेक्स की दीवानी हो चुकी थी और इसी बात को समझ करके वो रिश्तों को भी भूल जाती है और अपना कदम अपने ससुर की ओर बढ़ा देती है। फिर उसका ससुर परमानंद जो होता है, एक दिन उसकी पत्नी मायके के लिए चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए परमानंद अपने बहू के करीब चला जाता है और उसके साथ जो है वो शारीरिक संबंध बना लेता है। एक बार जब ये सिलसिला चालू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इधर समय अब बेहतर तरीके से चल रहा होता है। अब जब भी परमानंद को मौका मिलता, अपनी बहू गीता के साथ वो शारीरिक संबंध अपने घर में ही बना लिया करता था। इधर परमानंद की पत्नी परमीला अपने ही पति और बहू को आपत्ति स्थिति में एक दिन देख लेती है और उन दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती है, बावजूद दोनों नहीं समझते हैं। आए दिन वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते ही रहते हैं। फिर परमीला को लगता है कि हमारा घर अब सुधरने वाला नहीं है, बल्कि बर्बादी की ओर चल पड़ा है। फिर परमीला जो है अपने बड़े बेटे मनोज से घर की सारी स्थिति बता देती है। जब इस तरह की बात परमीला अपने बेटे से बताती है तो मनोज अपने घर आता है और अपने पत्नी गीता को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, बावजूद गीता जो है वो नहीं समझती है। फिर मनोज जो है अपने पत्नी को लेकर के अपने साथ उधम सिंह नगर में चला जाता है और जहां पर मनोज रह रहा होता है वहीं पर अपने पत्नी को लेकर के साथ में रहता है और मनोज को लगता है कि गीता अब हमारे साथ में रहेगी तो वो सुधर जाएगी। शायद ये मनोज के दिमाग में गलत फहमी थी। मनोज जैसे ही इधर अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता था, गीता जो है घर के बाहर ताला लगा करके गली में इधर उधर घूमने लगती है और इसी दौरान जो है उसी के घर के बगल में रहने वाला रामचंद्र मौर्य से गीता की मुलाकात हो जाती है और गीता जो है उससे दोस्ती कर लेती है। रामचंद्र मौर्य मनोज के उम्र से लगभग 10 साल बड़ा होता है। रामचंद्र मौर्य जो होता है वो मीरगंज का ही रहने वाला होता है, इसलिए मनोज जो है वो रामचंद्र के घर भी आया जाया करता था और इसी दौरान जो है रामचंद्र मौर्य जो है वो भी मनोज के घर आने जाने लगता है और फिर से रामचंद्र मौर्य को गीता के बारे में सारी सच्चाई मालूम चल जाती है। इधर रामचंद्र मौर्य को जैसे ही गीता के बारे में सच्चाई मालूम चलता है, कहीं न कहीं रामचंद्र मौर्य अपना हाथ गीता के ओर बढ़ा देता है और थोड़ा सा कोशिश करने के बाद गीता जो है वो रामचंद्र मौर्य के हाथ में आ जाती है और फिर गीता जो है रामचंद्र मौर्य को अपने ही घर बुला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इसी तरह से उन दोनों के बीच का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। आखिरकार एक दिन गीता जो है रामचंद्र मौर्य को बुला करके अपने घर के अंदर शारीरिक संबंध बना रही होती है। उसी दौरान दोपहर के समय में मनोज जो है वो अपने घर आ जाता है और उन दोनों को आपत्ति स्थिति में देख लेता है। इसी दौरान मनोज जो है अपने पत्नी गीता की जमकर कुटाई कर देता है। जमकर कुटाई करने के बाद गीता सुधरने के बावजूद अपने ही पति से लड़ बैठती है और फिर गीता मनोज से कहती है कि तुम एक तो हमारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते हो और हम एक दूसरे से मिल करके जब अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर गीता कहती है कि तुम हमारे से तलाक ले लो, पर मनोज जो होता है वो तलाक नहीं लेता है, बल्कि वहाँ से नौकरी छोड़ करके अपने पत्नी को लेकर के अपने घर आ जाता है। अपने घर में कुछ दिन रहने के बाद मनोज जो है
वो दिल्ली के लिए चला जाता है काम करने के लिए। लेकिन इधर जो गीता होती है घर में आने के बाद भी रामचंद्र मौर्य से बातचीत करना बंद नहीं करती है। इधर गीता को जब भी मौका मिलता वो अपने घर से बाइक लेकर के रामचंद्र मौर्य के घर चली जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। इधर रामचंद्र मौर्य जो होता है वो ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसके भी 4 बच्चे होते हैं। इधर रामचंद्र मौर्य जो होता है वो गीता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और ढेरों सारे पैसा जो है वो गीता के ऊपर लुटाता था। इसलिए गीता जो है वो रामचंद्र मौर्य को छोड़ना नहीं चाहती थी। इधर गीता एक दिन अपने घर से बाइक लेकर के निकल रही होती है कि उसका ससुर परमानंद जो होता है वो अपने बहू को समझाते हुए कहता है कि तुम बगैर काम का घर से बाहर कहाँ जाती हो। फिर गीता जो है अपने ससुर से झूठ बोलते हुए कहती है कि हम जा रहे हैं, इसी तरह से कुछ काम है हमारा। लेकिन परमानंद जो होता है उसको कहीं न कहीं अपने बहू गीता के ऊपर शक हो जाता है और फिर गीता चली जाती है। उसके पीछे पीछे परमानंद भी जो होता है वो अपना बाइक लेकर के बहू के पीछे चल पड़ता है। इधर गीता जैसे ही रामचंद्र मौर्य के घर पर जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, साथ ही साथ पीछे पीछे उसका ससुर परमानंद भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को आपत्ति स्थिति में देख लेता है। इसके बाद से परमानंद जो है वो रामचंद्र मौर्य का वहीं पर पिटाई करने लगता है। पिटाई तो खा लेता है रामचंद्र मौर्य, इसके बाद भी परमानंद को कुछ नहीं बोलता है। फिर परमानंद अपने बहू को लेता है और अपने घर आ जाता है और परमानंद जो होता है वो गीता के ऊपर रोक लगा देता है और गीता को घर से बाहर निकलने नहीं देता है। इधर गीता को लगता है कि उसका ससुर जो है वो कहीं न कहीं रास्ते का कांटा बन चुका है गीता को रामचंद्र मौर्य से मिलने के लिए। फिर गीता जो है एक दिन रामचंद्र मौर्य से मुलाकात करती है और अपने ससुर परमानंद को इस दुनिया से हटाने का फैसला ले लेती है और फिर वो दोनों आपस में एक षड्यंत्र रचते हैं। और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत गीता एक दिन अपने ससुर परमानंद से कहती है कि दरअसल रामचंद्र मौर्य जो भी हमारे साथ किया है और आपके साथ किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए वो हमको और आपको अपने कमरे पर बुला रहा है माफ़ी मांगने के लिए। इधर परमानंद जो गीता के ससुर होते हैं वो कहीं न कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो मना करते हैं। लेकिन बहू गीता जो होती है वो अंग प्रदर्शन करने लगती है ससुर के सामने, तो आखिरकार परमानंद जो होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान 27 जुलाई के शाम 7 बजे के आसपास परमानंद अपने बाइक पर अपने बहू गीता को बैठाते हैं और मीरगंज रामचंद्र मौर्य के घर चले जाते हैं। इधर रामचंद्र मौर्य जो होता है वो पहले से ही तैयार अपने घर में कुछ शराब के बोतल लेकर के घर में आया होता है और फिर जैसे ही परमानंद उसके घर जाते हैं दोनों बैठ कर के शराब पीने लगते हैं। इसी दौरान मौका देख करके गीता जो होती है परमानंद के गिलास में कुछ नशीली दवा मिला देती है, जिसे पीने के बाद परमानंद जो है गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद से गीता और रामचंद्र मौर्य जो होते हैं उसी के गमछे को निकालते हैं, गले में फंसाकर तब तक खींचते हैं जब तक वो मर न जाए। मरने के बाद फिर वो रात्रि का इंतजार करते हैं। फिर गीता जो होती है वो खुद बाइक चलाती है और रामचंद्र मौर्य जो होता है वो परमानंद के डेड बॉडी को लेकर के बीच में वो पीछे बैठ जाता है। फिर दोनों सुनसान देख करके रात्रि में निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे जाते हैं। फिर परमानंद के डेड बॉडी को एक बोरी में बोझते हैं और कुछ ईंटें उसी में डाल देते हैं और फिर वो नदी में फेंक देते हैं उसके डेड बॉडी को। इसके बाद गीता जो होती है वो रामचंद्र मौर्य के घर आ जाती है और वहाँ पर कुछ दिनों तक रुकती है। लगभग 20 दिन का समय जैसे ही गुजरता है फिर 21वां दिन पुलिस जो है गीता के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे एड्रेस पूछती है, तो गीता जो है अपना एड्रेस दिल्ली का बता देती है। फिर वो मोबाइल बंद कर देती है। लेकिन गीता को इधर कहीं न कहीं अब डर सताने लगता है कि आखिरकार गीता तक पुलिस कभी न कभी पहुंच जाती है। इससे पहले कि गीता वहां से फरार हो पाती, 21 अगस्त को पुलिस जो है गीता और रामचंद्र मौर्य को गिरफ्तार करती है। फिर जब गीता सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताती है तो हर कोई सुनकर के चौंक जाता है। उसके बाद से गीता के बताए हुए लोकेशन पर पुलिस जो है गीता को लेकर के जाती है,
लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस जो है परमानंद के डेड बॉडी को बरामद नहीं कर पाती है। उसके बाद से पुलिस जो है गीता और रामचंद्र मौर्य दोनों को गिरफ्तार करती है और अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।